दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर भी काफी तेजी से तैयारियां चल रही हैं। रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने को लेकर सफलता मिलने का ऐलान किया है। वहीं अमेरिका को रूस के दावे पर शक है। अमेरिका के जाने माने संक्रामक रोग विशेषज्ञ प्रेसिडेंट ट्रंप के सलाहकार एंथनी फाउची ने कहा है कि उन्हें इस बात का शक है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस पर काम करेगी। पैनल डिस्कशन के दौरान एंथनी फाउची ने कहा कि वैक्सीन बनाना और उस वैक्सीन को सुरक्षित और प्रभावी साबित करना अलग बात है। रूस की कोरोना वैक्सीन पर दुनिया के कई देश शक कर रहे हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में कई जानकारियां मांगी हैं। WHO ने रूसी सरकार से वैक्सीन के बारे में तमाम रिसर्च को जारी करने को कहा है। WHO के साथ ही रूस को वैक्सीन रजिस्टर करने से पहले इसके क्लिनिकल ट्रायल को पूरा करने को कहा गया है। AP की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन अभी भी आम तौर पर लोगों के लिए उपलब्ध होने से काफी दूर है, खासकर रूस के बाहर के लोगों के लिए। रूस के उप प्रधानमंत्री तात्याना गोलिकोव ने सितंबर में गम-कॉव-वैक-लियो वैक्सीन के औद्योगिक उत्पादन शुरू करने का वादा किया है। हालांकि स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की वेबसाइट के मुताबिक वैक्सीन 1 जनवरी 2021 से उपलब्ध हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी से कोरोना वायरस वैक्सीन के डील का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन विकसित किए जाने के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना देश में 10 करोड़ डोज उपलब्ध कराएगी। वहीं मॉडर्ना के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने इस वैक्सीन के लिए कंपनी को $1.5 बिलियन का भुगतान भी किया है। मॉडर्ना फिलहाल वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कर रही है। यह ट्रायल 27 जुलाई को शुरू हुआ था। पूर्वी लद्दाख पर लगी सीमा पर चीनी सेना की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए थल सेना तो मुस्तैद है ही। इंडियन एयरफोर्स ने भी अपने लगभग सभी फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स को फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात कर रखा है। नौसेना भी अरब सागर, हिंद महासागर में चीनी सैनिकों का मुकाबला करने को तैयार है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा पर अप्रैल-मई से तनाव की स्थिति बरकरार है। चीन ने जिस तरह से अपनी तरफ सेना और गोला बारूद जुटाया है, उसके इरादों को भांपकर भारत ने भी पर्याप्त इंतजाम किए हैं। दोनों तरफ सैनिकों की संख्या लगभग बराबर तैनात है। इसके अलावा नेवी भी किसी भी वक्त एक्शन में आने को तैयार है। चीनी एयरफोर्स की चुनौती के लिए भारतीय वायुसेना ने लगभग सारे लड़ाकू विमानों को फॉरवर्ड एयरबेस पर अलर्ट मोड में रखा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बनाए 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को लद्दाख सेक्टर में भेज दिया गया है। यह शॉर्ट नोटिस पर एयरफोर्स को पूरा सपोर्ट दे सकते हैं। दुनिया के सबसे हल्के हेलीकॉप्टर्स में 70 mm के रॉकेट्स लगे हुए हैं और ये एक चिन माउंटेन कैनन है। इनसे भारत को दिन हो या रात किसी भी वक्त कैसे भी टारगेट को हासिल करने की क्षमता मिली है। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात किया है। लेह एयरबेस पर इनकी तैनाती AGM-114 हेलफायर एयर टू सरफेस मिसाइल, AIM-92 स्ट्रिंगर एयर टू एयर मिसाइल, 2.75 इंच रॉकेट्स और 30 mm चैन गन के साथ की गई है। यह विमान पिछले साल ही भारत को मिले हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंफोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति की ओर से GDP में आजादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट की आशंका जताए जाने के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने नारायण मूर्ति के बयान वाली एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, मोदी है तो मुमकिन है। राहुल गांधी इकोनॉमी को लेकर लगातार मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने RBI के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे का हवाला देते हुए इकोनॉमी और जॉब के मोर्चे पर और ज्यादा बुरी खबरों के आने की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि लोगों में भय और असुरक्षा अब तक के उच्च स्तर पर है, जबकि लोगों का विश्वास अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। मोदी सरकार पर उन्होंने ताजा हमला नारायण मूर्ति के बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में दिए बयान को आधार मानकर किया। नारायण मूर्ति ने ऐसी एक नई प्रणाली विकसित करने पर भी जोर दिया जिस पर देश की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में हर कारोबारी को पूरी क्षमता के साथ काम करने की इजाजत
इजाजत हो। मूर्ति ने कहा कि भारत की जीडीपी में कम से कम 5% संकुचन का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसी आशंका है कि हम 1947 की आजादी के बाद की सबसे बुरी जीडीपी वृद्धि देख रहे हैं। सॉफ्टवेयर क्षेत्र में बड़ी पहचान रखने वाले मूर्ति बेंगलुरु में भारत की डिजिटल क्रांति का नेतृत्व पर आयोजित एक परिचर्चा में भाग ले रहे थे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना नेता संजय राउत के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार भी उद्धव ठाकरे सरकार के समर्थन में उतर आए हैं। पवार ने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है। हालांकि अगर किसी को लगता है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की ओर से की गई सीबीआई जांच की मांग को भी खारिज किया। शरद पवार ने कहा कि पार्थ बच्चा है, अनुभवहीन है। मुझे महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस पर पिछले 50 सालों से विश्वास है। जांच किसी से भी करवाई जाए, वह राज्य सरकार और सीबीआई का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या की तो इतना हो रहा है। परसों सतारा में एक किसान ने कहा कि हमारे जिले में 20 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही। दरअसल बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत बिहार बनाम महाराष्ट्र की लड़ाई बन गई है। पवार से पहले शिवसेना सांसद संजय राउत भी इस मुद्दे पर बोल चुके हैं। उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे लेख में तो सुशांत के परिवार पर ही आरोप लगा डाले। उनका कहना है कि सुशांत के पिता के सिंह ने दूसरी शादी की। सुशांत इस शादी के खिलाफ थे और इस वजह से पिता के साथ उनके संबंध ठीक नहीं थे। हालांकि बाद में सुशांत के मामा आरसी सिंह ने दूसरी शादी की बात को सिरे से खारिज किया था। कांग्रेस के सहयोगी संगठन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के घर के सामने प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। इन कार्यकर्ताओं ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदा 2020 के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता तख्तियां और बैनर लेकर नारे लगाते हुए जावड़ेकर के घर की तरफ बढ़े। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और उनकी सरकार को जन विरोधी और लोकतंत्र विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच पुलिस ने नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहे। कांग्रेस के इन उग्र कार्यकर्ताओं ने पुलिस की एक नहीं सुनी और आगे बढ़ते गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गाड़ियों में बिठाया और वहां से उठाकर ले गई। इस बात को लेके पूरे देश के अंदर चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे पर्यावरणविद हों, चाहे पर्यावरण एक्टिविस्ट हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, गरीब और आदिवासियों के प्रतिनिधि हों, उन लोगों में भारी विरोध है। इस सूट बूट की सरकार के विरोध में लगातार सामाजिक कार्यकर्ता लगातार इसके विरोध में है और भारतीय युवा कांग्रेस